नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज 17 सितंबर है 2025 और आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन और करंट अफेयर को शुरू किया जाए। करंट अफेयर जो पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया है, 69 में भी जो पूछा गया था, अगर आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मैक्सिमम जो करंट अफेयर होते हैं वो न्यूज़पेपर से बनाए जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का स्रोत ही यही है। सारे रिपोर्ट, सारे सर्वे सब न्यूज़पेपर में आते हैं। न्यूज़पेपर डिस्कशन हम उसे कवर करते हैं और वही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक साल का कंप्लीट अध्ययन चाहिए होता है आपको, पहले भी मैंने बोला है, आज भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, मिनिमम 1 ईयर का कंप्लीट मेहनत चाहिए होता है। डेली डेडिकेशन के साथ में पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपका चांस बनता है 2-4% कि हाँ आपका प्रीलियम हो पाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बहुत कठिन होता है निकालना। इस बार के भी पेपर में आपने देखा ही कि करंट अफेयर तो अलग ही पूछ लिए गए, ऐसे सवाल बना दिए गए कि बीपीएससी सब पता नहीं, शायद खुद ही आंसर नहीं बन रहा है उसका, वो भी अभी तक आंसर की उन्होंने जारी नहीं किया है। लेकिन आपको मैं ये बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि करंट अफेयर कोई ऐसा नहीं होता है कि प्रीलियम का डेट अनाउंस हो गया तो आपने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया, वन लाइनर के सारे फैक्ट पढ़ने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको कंप्लीट 1 ईयर से पढ़ना पड़ता है, डेली न्यूज़पेपर से पढ़ना पड़ता है और डेली कुछ न कुछ हिस्सा को तैयार करना पड़ता है, तब जाके पीटी से पहले, मेंस से पहले आपका करंट्स का सेक्शन तैयार रहता है। ओके, इसलिए न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं अगर जो पढ़ाता वो पसंद नहीं आता है तो कहीं और सही, लेकिन डिटेल में कीजिएगा। आज का वीडियो तो छोटा सा ही होगा क्योंकि आज शुरुआत ही कर रहे हैं और अभी सही से नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में करेंगे। मतलब इतना डिटेल में करेंगे कि आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ में ही आज मैं बीपीएससी मेंस का सिलेबस भी डिस्कशन कर दूंगा। बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें वो भी बता दूंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक, जो भी टॉपिक हैं, सभी सिलेबस के कंप्लीट हिस्से को वो आपको बता दूंगा ताकि आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। जुड़िएगा, जिन्हें मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना हो, हमसे बेहतर इसमें कोई भी नहीं करवाता है। डे बाय डे का टारगेट होगा आपके पास में और उसके हिसाब से आप लिखेंगे। ग्रुप 1 जो है ये टारगेट ग्रुप है। इसमें वो बच्चे जुड़ें जिनको लिखना अच्छे से आता हो, क्योंकि इसमें डेली आंसर राइटिंग नहीं होगा। वीक में 2 दिन मिनी टेस्ट टाइप का होगा। 4-5 सवाल, 6 सवाल दिए जाएंगे आपको और विद इन द टाइम पीरियड आपको लिखना पड़ेगा। और टाइम इस प्रकार का रखेंगे कि जो जॉब वाले बच्चे हैं वो भी उसको लिख करके भेज सकें, नहीं तो जो जॉब में हैं उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था भी किया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है ये डेली आंसर राइटिंग का है। इसमें आपको डे बाय डे 1 से 2 सवाल मिलते हैं और आप उसको लिखते हैं। डेली इवैल्यूएशन होगा। इस बार इवैल्यूएशन में देरी नहीं होगी। पिछली बार कुछ देरी हुई थी, लेकिन हर चीज़ में सुधार किया जाता है, हमने उसमें कर दिया है सुधार। जुड़िएगा, इवैल्यूएशन होता है हिंदी इंग्लिश हर चीज़ में। डेली के हिसाब से आपको क्विज भी मिलेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस बार हमने इसके साथ में मेंस का भी ऐड, पीटी का भी ऐड कर दिया है ताकि क्विज भी आपको मिले हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। तो ज़रूर ही जुड़िएगा। बहुत कम फ़ी है, आपके मोबाइल रिचार्ज से सस्ता पड़ेगा। बहुत ही कम फ़ी है, उसमें जितना आप सीखेंगे उसके लिए आप बाद में मुझे थैंक यू बोल लेना। शुरू करते, देखिए ये कल का न्यूज़पेपर का है, कल के न्यूज़पेपर का है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कल एक प्राथमिक रूप से फैसला दिया है किस चीज़ को लेकर के, तो वक्फ एक्ट के जो कुछ हिस्से हैं उस पर स्टे लगाने का प्रयास किया है। उसमें बदलाव लाने के लिए भी सरकार से बोला गया है कि इस तरह से इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सरकार और विपक्ष दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया। हालांकि इस पर कंप्लीट फैसला जो है वो अभी नहीं आया है। अभी प्राथमिक स्तर पर थोड़ा सा हिस्सा के लिए फैसला दिया गया है। तो इसको ज़रा हम लोग देखेंगे और एक झारखंड से जुड़ा हुआ आदिवासियों का एक छोटा सा न्यूज़ है, उसको भी हम लोग देखेंगे।
कृपया करके जो मैं न्यूज़ डिटेल में पढ़ाऊँगा तो डिटेल में ही देखिएगा। शुरुआत में आप बोर होंगे, लेकिन यही पूछा जाता है। इतना बारीक डेटा इस बार पूछा गया है, इतना बारीक एनालिसिस इस बार पूछा गया है, ऊपर से डी ऑप्शन के साथ में, कि पता नहीं किस हिसाब से उसको तैयार करेंगे आप केवल मैगजीन पढ़ के। इसलिए न्यूज़पेपर डिस्कशन डिटेल में पढ़ाऊँगा, डिटेल में ही देखिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्टिकल 32 या फिर 13 और भी कई आर्टिकल ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देते हैं किसी भी चीज़ को रिव्यू करने का, किसी भी एक्ट, आदेश या कानून को रिव्यू करने का। और अगर सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा किसी आर्टिकल के द्वारा भी अधिकार नहीं मिलते हैं, तो अगर संविधान किसी देश का लिखित है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने आप ही अधिकार मिल जाता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार जिस भी देश का संविधान लिखित है, अगर संविधान में चर्चा नहीं भी है तो भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अपने यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत में जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार मिला हुआ है। कोई भी आदेश, कोई भी कानून, कोई भी इस तरह का एक्ट, कोई भी संशोधन, उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, ये याद रखिएगा। ओके, तो वक्फ एक्ट जो पारित किया गया था उसको रिव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके कुछ हिस्सों को सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना है। तो इसको ज़रा देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए क्या है, यह एक नया कानून सरकार ने बनाया है ताकि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन, पंजीकरण में वक्फ संपत्ति अभी डिटेल बताऊंगा कि होता क्या है, क्या पता यही पूछ ले आपसे। उपयोग को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे वक्फ संपत्ति को सरकार की संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया, मुतव्विल यानी कि प्रबंधकों के अधिकार और पंजीकरण की अनिवार्यता जैसे नियम भी इसमें शामिल किए गए थे वक्फ एक्ट में। ठीक है, कोई वक्फ एक्ट क्या पहली बार बना है? बिल्कुल भी नहीं। आज़ादी के पहले का यह कानून था जिसमें कई बार संशोधन हुए हैं, समय समय पर इसमें बदलाव आया है, और उसी के तहत में भारत सरकार ने 2024 में संशोधन की प्रक्रिया को शुरू किया था और 2025 में यह संशोधन पूरा हुआ है, जिसको हमने आपको पढ़ाया था न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी, जब पिछले महीने तक हम लोग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पूरी तरह से रद्द नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि जो वक्फ एक्ट है वही असंवैधानिक है। उसने बोला है कि इसके कुछ हिस्से पर हम फिलहाल रोक लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ये कहीं न कहीं लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रावधानों को प्राइमा फेसिया मनमानी यानी शुरुआती तौर पर गलत या अनुचित माना गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि कानून को पूरी तरह से रोकना उचित नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके प्रावधानों की वैधता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से ये बाइलिंगुअल ही होगा, हिंदी के ठीक नीचे इंग्लिश लिखा हुआ मेरे, उसकी चिंता मत कीजिएगा, मैं इसको बाइलिंगुअल कर दूँगा। देखिए क्या है, विवादास्पद एक चीज़ और है, एक चीज़ और पीटी फैक्ट है, क्या पता यही पूछे आपसे। देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन कौन थे, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस HG मासी, चंद्रचूड़ नहीं होगा, BR गवई होंगे, BR गवई होंगे, जस्टिस BR गवई, ये यहाँ पर मेरी टाइप है, जस्टिस BR गवई, जस्टिस HG मासी के बेंच ने, संसद ने यह कानून अच्छे से बनाए लेकिन कुछ हिस्से इसके विवादास्पद हैं, ये कहा है। तो इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा, कई बार क्या होता है ना कि किस बेंच ने फैसला सुनाया है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। विवादास्पद बिंदु क्या है? 5 साल का नियम। कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ संपत्ति का दावा करना चाहता है तो उसे साबित करना होगा कि पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। कोर्ट ने यह नियम अनुचित लगा क्योंकि यह किसी की निजी आस्था में दखल देता है। कोर्ट को यह नियम उचित नहीं लगा कि भाई 5 साल से जो मुस्लिम है केवल वही वक्फ संपत्ति का दावा कर सकता है, तो इसको उसने बोला कि यह व्यक्तिगत आस्था पर हम कुठाराघात कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा। सरकारी हस्तक्षेप। कानून में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति को सरकार की संपत्ति में बदला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यह निष्पक्ष नहीं है, इससे शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।
और इसमें अंतिम फैसला लेने का अधिकार जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था सरकार के बनाए हुए एक्ट के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये सारे अधिकार हम नहीं दे सकते हैं। पंजीकरण की अनिवार्यता, सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण जरूरी करने के नियम भी विवादास्पद हैं। कोर्ट ने इसे लागू करने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। संरक्षित स्मारक, अगर किसी वक्फ संपत्ति को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाए तो उसका वक्फ का दर्जा खत्म हो सकता है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय है। कोर्ट ने इन 5 विवादास्पद मुद्दों पर बोला है कि इसको फिर से हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ये 5 वो मुद्दे हैं जिसके कारण से एक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने फंस सकता है। कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है? कोर्ट ने कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल सरकार को तीसरे पक्ष के अधिकारों को ध्यान में रखना होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 राज्य वक्फ बोर्डों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है और कहा है कि इसके सीईओ जो होंगे वक्फ बोर्ड वगैरह के, ये मुस्लिम ही होना चाहिए। आप 22 सदस्यों में से 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर सकते हैं, उसके अलावा आप गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल नहीं कर सकते। कहीं न कहीं धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ होगा। वक्फ क्या है, अब ज़रा इसको समझते हैं हम लोग। दरअसल में है क्या ना, इस्लामिक कानून जिसको शरिया कहा जाता है, उसके अनुसार से होता क्या है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने संपत्ति को धर्मार्थ हेतु धर्म के लिए या दान करना चाहता है तो उसी को कहा जाता है वक्फ। ठीक है, देखिए क्या है वक्फ, अरबी शब्द जिसका मतलब होता है रोकना या अस्थायी दान। इस्लामिक कानून शरिया में एक ऐसी संपत्ति जो किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक, चैरिटेबल या सामाजिक उद्देश्य के लिए दान कर दी जाती है। एक बार वक्फ हो जाने पर संपत्ति बेची, हस्तांतरित या नष्ट नहीं की जा सकती। कितनी संपत्ति है वक्फ के पास, कितना विवाद हो रहा है? तो देश में 3 के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ज़मीन की बात हम लोग कर रहे हैं। एक है भारतीय रेलवे, दूसरी है भारतीय सेना जिसके पास में बहुत सारा ज़मीन है, और तीसरा नंबर पर वक्फ ही आता है जिसके पास ज़मीन है। लोगों ने दान दिए हैं, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने दान दिए हैं जम करके, बहुत सारे लोगों ने दान दिए हैं कि धर्मार्थ के लिए काम हो, मदरसे बने या वगैरह वगैरह, तो इसके कारण से कब्रिस्तान बने इसके लिए, तो बहुत सारी संपत्ति आता है वक्फ के पास में, मतलब बहुत बड़े स्तर पर संपत्ति है। तो इसी कारण से सरकार को इस एक्ट में संशोधन करने के प्रावधान लाना पड़ा था भाई। उदाहरण क्या है, बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार भी देखा गया है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्ति 1 रुपये के हिसाब से दे दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे, आजकल बिहार में भी 1 रुपया चर्चा में है। 1 रुपये के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सांसद के लिए ज़मीन दे दिया गया वक्फ की संपत्ति को, जिस पर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े बड़े लॉ कॉलेज बना लिए और लाखों की फीस है वहाँ पर, है ना। तो ये दुरुपयोग हुआ भाई वक्फ की संपत्ति का। उदाहरण, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अस्पताल या गरीबों के लिए ज़मीन को वक्फ किया जा सकता है। लाभार्थी मुबाहा संपत्ति का फ़ायदा लेने, लेकिन संपत्ति का मालिकाना हक अल्लाह को माना जाता है। संपत्ति का मालिकाना हक किस कौन हो गए? तो जो सुप्रीम गॉड हैं वो हो गए कि भाई वो उन्हीं के नाम पर सारी संपत्ति है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। पब्लिक वक्फ, प्राइवेट वक्फ, 2 होते हैं वक्फ। ये न्यूज़ में भी चर्चा में दिखता होगा, आपको पता होना चाहिए सब टर्मिनोलॉजी। इस बार के पीटी मेंस एग्जामिनेशन में 71 बीपीएससी में वक्फ बोर्ड से सवाल आएगा, है ना। सभी मुसलमानों के लाभ के लिए, जैसे मस्जिद वगैरह पब्लिक वक्फ हो गया भाई, मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये पब्लिक वक्फ हो गया। परिवार या विशिष्ट लोगों के लिए ऐसे फैमिली वक्फ होता है। भारत में लगभग 9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जो 8 लाख एकड़ ज़मीन में फैली हुई हैं। इनकी कीमतें अरबों रुपए में, लेकिन प्रबंधन की कमी से कई बार विवाद होते हैं और भ्रष्टाचार भी होता है। कुछ मुट्ठी भर बड़े जो नेता थे उनके हाथों में आ गया था सारा। भारत में वक्फ कानून का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1913 में पहली बार बना था। देखिए क्या है, इसमें वक्फ बोर्ड की स्थापना नहीं हुई थी। 1954 में बना। स्वतंत्र भारत का पहला कानून 1954, स्वतंत्र भारत का पहला वक्फ कानून 1954 में बना। इसमें राज्य सरकार पर वक्फ बोर्ड बनाए गए, पंजीकरण अनिवार्य किया गया। सर्वे का प्रावधान था लेकिन कमजोरियां थी, जैसे सरकारी हस्तक्षेप की कमी थी।
फिर 1995 ये मुख्य कानून है, 1994 एक्ट को बदला गया। इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत किया गया। मुख्य प्रावधान इस प्रकार से बनाए गए। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया कि कोई भी वक्फ संपत्ति होगा उसको रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा। मुतव्विल प्रबंधक की नियुक्ति और उनके कर्तव्य। वक्फ ट्रिब्यूनल, विवादों के लिए विशेष अदालत बनाया गया कि वक्फ से जुड़ी हुई जमीनों पर विवाद होगा तो वक्फ ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। सरकार को वक्फ संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार मिला। वक्फ बोर्ड मुस्लिम सदस्यों की बहुमत वाली व्यवस्था इसी के दौरान बनाया गया। और फिलहाल में सरकार कह रही थी कि इसमें हम गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप करिए नियुक्ति, लेकिन 4 से अधिक मेंबर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि महिला सदस्य होने चाहिए। इसके लिए हमने कुछ भी नहीं बोला है, ये सही प्रावधान है और हम इससे एग्री करते हैं। 1995 में एक्ट में भी भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और खराब प्रबंधन की शिकायतें रहीं। कई संपत्तियां अवैध कब्जे में है। इसके कारण से फिर से 2025 में कानून लाया गया जिसको वक्फ संशोधन एक्ट 2024 में पहली बार पेश हुआ था। 2025 में यह कानून बना है। कब से शुरू हुआ है? 1913 से। अभी कौन सा चल रहा है? 2025, यानी कि 112 सालों से यह कानून देश में चलता आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या है इसका उद्देश्य। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, डिजिटल और कुशल बनाना। सरकार का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के हित में है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि सरकारी हस्तक्षेप है। वक्फ की परिभाषा में बदलाव किया गया। वक्फ केवल इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया जा सकता है जो कम से कम 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो। यह विवादास्पद है क्योंकि धार्मिक आज़ादी में दखल माना गया। हो सकता है कि कोई आदमी मुस्लिम ना हो या कोई आदमी नया मुस्लिम बना हो, 5 साल से नहीं हो, या हो सकता है कि वो बिना मुस्लिम के ही अपनी संपत्ति इस प्रकार के धर्मार्थ प्रबंधन के लिए देना चाहता हो, तो फिर आप कैसे उसको बोलेंगे कि केवल मुस्लिम ही कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह क्या है, यह कहीं न कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। सरकारी संपत्ति में बदलाव। सेक्शन 3C, अगर वक्फ संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी मानी जाती है तो जांच के बाद इसे सरकारी घोषित किया जा सकता है, बोर्ड या मुतव्विल को सुने बिना नहीं। पंजीकरण अनिवार्य। सभी वक्फ का डिजिटल पंजीकरण इसका करना ही पड़ेगा। सभी वक्फ संपत्ति का डिजिटलाइज करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के साथ में इसको डिजिटल करना पड़ेगा। यह 2025 का प्रावधान है। बोर्ड में विविधता लानी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम, महिलाओं और विशेषज्ञों को शामिल करना है। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 राज्य बोर्डों की संख्या को बढ़ाना है। मुतव्विल के अधिकार। मुतव्विल को 102 साल पुराने दावे भी साबित करने का मौका है, लेकिन सख्त नियम बनाए गए हैं उसके लिए। अगर वक्फ संपत्ति को ASI द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए तो इसका वक्फ का दर्जा समाप्त हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। ओके, 2025 के एक्ट के प्रावधान आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और अगर आपके मेंस से पहले इस पर फैसला आ जाना चाहिए। वैसे तो इसी महीने आएगा, शायद 22 या 23 तारीख को है, या अगले महीने है शायद। इस पर फैसला आ जाएगा तो आपके एग्ज़ाम में लिख कर ले लीजिएगा, इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, है ना। मैं मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक दूंगा ना। इस बार मेंस के लिए क्वेश्चन बैंक भी मैं लाऊंगा, अनसॉल्व्ड, सभी सब्जेक्ट के अनसॉल्व्ड, बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस के बैंक जो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को मजबूत करना, ऑडिट अनिवार्य बनाना, अतिक्रमण हटाने के लिए तेज़ प्रक्रिया करना। बहुत सारे वक्फ संपत्तियों का अतिक्रमण कर लिया गया है, लोगों ने वहाँ पर घर बना लिए हैं, कई सारे जगहों पर सरकार के वहाँ पर संपत्ति बने हुए हैं, कई सारे बड़े बड़े लोगों के घर बने हुए हैं। तो इसके कारण से उसको अतिक्रमण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था तो आपको पहले ही बता दिया मैंने। ये था पूरा वक्फ बोर्ड का टॉपिक। अब अगला जो टॉपिक है वो है मानकी मुंडा व्यवस्था और हो जनजाति। क्या क्या सीखा वक्फ बोर्ड वाले में हमने। आज थोड़ा एनर्जी कम है इसलिए आवाज़ लग रही होगी थोड़ी सी, कल से और अच्छे से करेंगे हम लोग। तो मानकी मुंडा व्यवस्था और हो जनजाति जो है ये मैं आपको कल ही करवाऊँगा। वक्फ में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने ये सीखा कि वक्फ होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिसके कारण से केस अटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पर रोक नहीं लगाया है, लेकिन इसके कुछ मनमाने हिस्से पर रोक लगाने का प्रयास किया है। ठीक है, ये हमने देखा।
और सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से अधिकार मिले हैं जुडिशियल रिव्यू करने का, वो भी हमने देखा। तो ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियोस हम लोग डिटेल में करेंगे न्यूज़पेपर डिस्कशन, है ना। नेक्स्ट वीडियो अगर आज मैं अपलोड करता हूँ एक और, तो उसमें मेंस का अगर होता है तो मैं ज़रूर ही करूँगा। मेंस का सिलेबस आपको डिस्कस करके बताऊँगा, मेंस के एक एक टॉपिक आपको बताऊँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसमें बुक वगैरह भी बता दूँगा ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें मेंस के लिए और लग जाएं। निराश होकर कब तक बैठे रहेंगे कि नंबर कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं। सबके ऐसे ही लंका लगे हुए हैं। जिसके 83 आ रहे हैं वो भी लटका हुआ महसूस कर रहा है, जिसके 63 आ रहे हैं वो भी लटका हुआ महसूस कर रहा है। तो इसलिए कृपया करके मेंस की तैयारी करिए। ये साइकिल ही ऐसा है जिसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये साइकिल चलता रहता है। अगर कोई इंटरव्यू में फेल होते हैं तो फिर से उनको बेसिक से पीटी के लिए ही शुरू, मेंस के लिए ही शुरू करना पड़ता है, फिर पीटी, फिर आपका इंटरव्यू। इस तरह से ये साइकिल होता है। तो अगर हैं तैयारी में तो पढ़िए मन लगा करके, फिर से बेसिक से शुरू करिए और रिजल्ट जब आना होगा आ ही जाएगा, कट ऑफ जब आना होगा आ ही जाएगा। जब तक नहीं आया है तन मन धन लगा करके तैयारी करिए और मेंस पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।